मैं भीड़ भरी शाम की लोकल ट्रेन से उतरी, अपना डफल बैग पीछे घसीटती हुई। 12 घंटे की लंबी मुंबई वाराणसी यात्रा ने शरीर तोड़ दिया था। पापा को दिल का दौरा पड़ा था और मैं लगभग 2 हफ्ते वाराणसी के अस्पताल में उनकी बिस्तर के पास बैठी रही, बस दुआ करती रही कि वो बच जाएं। अब वो स्थिर थे, भगवान का शुक्र है, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जल्दी से घर पहुंचना। मेरे पति अरविंद को शुरुआती दौर का पार्किंसन था और उनसे इतनी देर दूर रहना असहनीय था। अपार्टमेंट बिल्डिंग कुछ अजीब सी मंद लगी, ये मुझे खटका। अभी तो 7:30 ही बज रहे थे और अरविंद हमेशा बालकनी की लाइट जलाकर रखते थे ताकि मैं सड़क से ही देख सकूं। मैं सीढ़ियां चढ़ी, बैग में चाबी ढूंढते हुए। तभी दरवाजे के पीछे से हल्की अनियमित खुरचने जैसी आवाज आई। मेरा दिल कस गया। मैंने चाबी ताले में डाली और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। आवाज तेज हो गई, कुछ घसीटने की सूखी सी रगड़, फिर एक दबा हुआ कराहना। आवाज पीछे वाले स्टोर रूम से आ रही थी। मैंने बैग वहीं गिरा दिया और दौड़ी। दरवाजा बाहर से किसी जंग लगे स्लाइडिंग बोल्ट से बंद था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर से खुरचने की आवाज बेतहाशा हो गई। अरविंद, मैंने घबराकर पुकारा, हाथ कांपते हुए कुछ भी ढूंढने लगी जिससे बोल्ट तोड़ सकूं। एक कमजोर सी कराह अंदर से आई। मैं रसोई की तरफ भागी, भारी फ्राइंग पैन उठाया और पूरी ताकत से बोल्ट पर मारा, जब तक कि वो टूट नहीं गया। दरवाजा खुलते ही बदबू का झटका लगा, पसीने की बासी गंध, गीले कपड़े, डर। मैंने लाइट ऑन की और हांफते हुए रुक गई। अरविंद फर्श पर सिकुड़े पड़े थे, पूरा शरीर कांपता हुआ, बाल उलझे, शर्ट कंधे से फटी हुई। उनका चेहरा खोखला, होंठ सूखे पड़े थे। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी प्रेत को देख रहे हों। मीरा, उन्होंने फुसफुसाया, तुम सच में आ गई? मैं घुटनों के बल गिर गई और उन्हें सीने से लगा लिया। वो डरावनी तरह से हल्के लगे। पता नहीं कब से उन्हें ऐसे बंद रखा गया था। मैं यहां हूं अरविंद, मैं आ गई, मैंने टूटी आवाज में कहा। मैं किसी तरह उन्हें लिविंग रूम के सोफे तक लाई और कांपते हाथों से फोन उठाया। इमरजेंसी नंबर मिलाते हुए मेरी नजर पूरे घर पर घूम गई। सब गड़बड़ था, फर्नीचर इधर उधर, अलमारियों के दरवाजे खुले, टीवी के पास अजनबी डिब्बे, अरविंद की दवा वाली ट्रे गायब। कुछ ही मिनटों में पैरामेडिक्स आ गए। वो उन्हें चेक करने लगे। गंभीर डिहाइड्रेशन, मांसपेशियां जाम, ब्लड शुगर खतरनाक रूप से कम। मैं वहीं खड़ी रही, दिमाग घूमता हुआ। एक पैरामेडिक ने पूछा, मैडम, आपने इन्हें आखिरी बार कब देखा था? 12 दिन पहले, मैंने बमुश्किल कहा। हमारा बेटा रोहन उन्हीं के साथ था, उसने कहा था सब संभाल लेगा। मेरी सांस अटक गई। क्या आप सोचते हैं कि मेरे बेटे ने? पैरामेडिक्स ने नजरें मिलाईं पर कुछ कहा नहीं। उन्होंने अरविंद को स्ट्रेचर पर उठाया। मैं एम्बुलेंस में उनके हाथ को पकड़े बैठी रही, लगातार माफी मांगती हुई। दिल्ली के मेहरौली सिविल अस्पताल में उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट बे में ले जाया गया। एक नर्स मुझे अलग ले गई। मैडम, क्या आपके पति पूरे 12 दिन से ऐसे बंद थे? ये सवाल सीने में हथौड़े जैसा लगा। 12 दिन? मेरे अरविंद बंद, अकेले, अंधेरे में? मुझे नहीं पता, मैंने धीरे से कहा। मैंने अभी ही उन्हें पाया है। 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची, एज्ड प्रोटेक्शन यूनिट के इंस्पेक्टर तेजस्वी सिंह। हाँ, भारत में भी ऐसी यूनिट होती है। मैं वेटिंग एरिया में कांपते हुए बैठी और उन्हें सब बताया। मैं मीरा शर्मा, 61, सेवानिवृत्त मिट्टी कला प्रशिक्षक। मेरे पति अरविंद, 64, पिछले 4 साल से शुरुआती पार्किंसन से जूझ रहे हैं। वो ज्यादातर चीजें खुद कर लेते हैं, पर उन्हें याद दिलाने, दिनचर्या संभालने और फ्रीजिंग एपिसोड में मदद की जरूरत रहती है। हमारा बेटा रोहन, 35, बैंगलोर की टेक इंडस्ट्री में काम करता है। 2 साल पहले उसने एक लड़की से शादी की, सिमरन, जो खुद को ब्रांड पार्टनरशिप एक्सपर्ट और कंटेंट कंसल्टेंट बताती थी। मुझे हमेशा शक था, लेकिन रोहन उसे पूजा करता था। 12 दिन पहले पापा वाराणसी में गिर पड़े थे। बहन ने तुरंत बुला लिया। रोहन ने कहा, माँ, आप जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, पापा का पूरा ध्यान रखूंगा। मैंने उस पर भरोसा किया, हर दिन फोन किया। पहले हफ्ते में रोहन उठाता, पापा ठीक है माँ, हम पजल खेल रहे हैं, टहल रहे हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन दूसरे हफ्ते कोई कॉल नहीं, बस छोटे मैसेज, बिजी हूँ, पापा ठीक है, जल्दी बात करूंगा।
पर वो बात कभी नहीं हुई। अरविंद का फोन बंद आता रहा। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक है, पापा को मेरी जरूरत थी। मैं रुकी रही। इंस्पेक्टर ने नोट्स लिखे, फिर मेरी ओर गंभीर नजरों से देखा। क्या आपने अपनी गैर मौजूदगी में अपने बेटे को पति के किसी कानूनी अधिकार पर हस्ताक्षर दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपके पति ने कुछ साइन किया था, कोई डॉक्यूमेंट? मुझे नहीं पता। क्यों? उन्होंने धीरे से कहा, ये मामला सिर्फ लापरवाही नहीं लग रहा, हम जांच करेंगे। अरविंद 3 दिन अस्पताल में रहे। जैसे ही होश में आते पूछते, रोहन कहाँ है? दवा लेने गया है? अभी था यहीं? नहीं, वो नहीं था। दूसरे दिन जब वो सो रहे थे, मैं घर वापस गई सच समझने के लिए, और जो मिला उसने मुझे वहीं गिरा दिया। स्टोर रूम के दरवाजे पर ताज़ा खरोचे, फर्श पर पतली चादर, एक प्लास्टिक कटोरा, ना पानी ना खाना, लाइट बल्ब पूरा निकाला हुआ। मेरे वही अरविंद जो कभी मेरा हाथ पकड़कर चाय बनाते थे, उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया गया था। ऊपर जाकर हालत और बुरी मिली। रोहन का टैबलेट मेज पर खुला पड़ा था। मैंने ताका झांकी करने की नहीं सोची थी, पर मैंने की, और जो देखा उसने नसों में बर्फ जमा दी। स्कैन की हुई सिग्नेचर फाइलें, गार्डियनशिप पेपर्स, बैंक अकाउंट स्क्रीनशॉट्स, एक फोल्डर, लिक्विडिटी प्लान SK। मैंने सब खोला। रोहन ने पहले हफ्ते में अरविंद को एक छोटे संदिग्ध वकील के ऑफिस ले जाकर, हमारे भरोसेमंद वकील नहीं, उनसे गार्डियनशिप फॉर्म साइन कराए, वो भी फ्रीजिंग एपिसोड का फायदा उठाकर। उन कागजों के दम पर उसने हमारी संयुक्त बचत से 41 लाख रुपए निकाल लिए। फिर हमारे फ्लैट पर 72 लाख का टॉपअप लोन ले लिया। सारा पैसा एक स्टार्टअप में भेज दिया, सिल्वर लीफ इनोवेशंस, जो सिमरन की कंपनी थी, जिसके कोई असली क्लाइंट ही नहीं थे। सबसे डरावनी बात, उन्हें अरविंद को खामोश रखना था। अगर मैं कॉल करती और वो उठाते, वो बता देते कि कुछ गलत है, इसलिए उन्होंने उन्हें छिपा दिया। एक चैट थ्रेड पढ़कर मेरा पेट मरोड़ गया। सिमरन, वो बार बार मीरा को बुला रहे हैं। रोहन, आदत पड़ जाएगी, एपिसोड में भूल जाते हैं, बस दरवाजा मत खोलना। सिमरन, ये गलत लग रहा है। रोहन, हमें पैसे चाहिए, माँ दूर है, किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने ये प्लान किया था। उन्होंने मेरे बीमार पति को कैद करके लूटा था। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर तेजस्वी को बुलाया। वो 2 अधिकारियों के साथ पहुंचे। मैंने सब दिखाया, मैसेज, डॉक्यूमेंट, कमरा। मैडम, ये अवैध कैद और आर्थिक शोषण है, केस दर्ज होगा। मेरा बेटा कहाँ है? हमें नहीं पता। उसका पता है? मैंने दिया। उनका बैंगलोर वाला किराए का घर। पुलिस पहुंची, रोहन और सिमरन गायब, लेकिन कूड़े में कुछ मिला। गोवा की एक तरफा फ्लाइट के बोर्डिंग पास, एक प्राइवेट विला के बुकिंग पेपर और फटे हुए बैंक दस्तावेज। वो भागने वाले थे। अगर मैं देर से आती, शायद अरविंद बचते नहीं। 5वें दिन खबर फैली, रोहन सिमरन पर गिरफ्तारी वारंट, उनकी तस्वीरें न्यूज चैनलों पर, वरिष्ठ नागरिक अत्याचार मामले में वांछित दंपत्ति। मैंने सब कॉल नजरअंदाज किए, सिर्फ अरविंद पर ध्यान दिया। वो बार बार पूछते, रोहन आज आएगा, कहा था आने का? मैं कैसे बताती कि हमारा अपना बेटा ये कर गया? मैं नहीं बता सकी। मैं बस कहती, वो बिजी है, मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। 7वें दिन रोहन और सिमरन को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया, सिंगापुर भागने की कोशिश में। इंस्पेक्टर तेजस्वी ने खबर दी। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, न गुस्सा न राहत, सिर्फ एक खालीपन। फिर आरोप लगे, वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी, अवैध कैद, जालसाजी। सिमरन पर एक और आरोप, अनलाइसेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिससे बुजुर्गों को ठगा जा रहा था। 1 हफ्ते बाद मैं राज्य की वरिष्ठ अभियोजक अंजलि सिंह से मिली। ये मेरे सबसे कठिन मामलों में से है। उन्होंने कहा, हम अधिकतम सजा मांगेंगे। और पैसे? उन्होंने धीमे से कहा, अधिकांश जा चुका है। ट्रांसफर, खर्च, फर्जी कंपनी, कुछ वापस मिलना मुश्किल है। मेरे गले से दर्द उभरा। हमने अरविंद के भविष्य के लिए जो बचाया था, सब खत्म। पर जो सवाल मुझे काट रहा था, वो निकल ही गया। क्या रोहन को पता था कि वो क्या कर रहा है? अभियोजक ने फाइल खोली। मैसेज और लेन देन के अनुसार, हाँ, सब जानता था। उसे किसी ने उकसाया नहीं, वो खुद शामिल था। मेरा दिल किसी टूटे पीतल की तरह बिखर गया। मेरा अपना बेटा,
मेरा बेटा अपनी पत्नी का शिकार नहीं था, वो उसके साथ मिलकर सब कुछ प्लान करने वाला साथी था। जमानत सुनवाई यातना जैसी थी। रोहन के वकील ने दलील दी, पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, समाज से मजबूत संबंध है और भागने का खतरा कम है। हालांकि गोवा की वन वे टिकटें खुद सबूत थीं। अभियोजन पक्ष ने इसका पूरा विरोध किया। भागने का साफ खतरा, सबूत नष्ट किए जा चुके और अरविंद के लिए अब भी खतरा मौजूद। जज ने राज्य से सहमति जताई, जमानत नामंजूर। रोहन और सिमरन को मुकदमे तक तिहाड़ जेल में ही रहना था। मैं उस दिन मौजूद थी, आखिरी पंक्ति में बैठकर देख रही थी। मेरा बेटा फीके जेल के कपड़ों में जज से घर जाने की गुहार लगा रहा था। वो रोया, माफी मांगी, कहा कि बड़ी गलती कर बैठा है। जब उसने मुझे देखा, होंठ हिलाए, माँ प्लीज। मैं खड़ी हुई और बाहर चली गई। हिम्मत नहीं हुई कि और देख सकूं। फौजदारी मामला आगे बढ़ रहा था, पर मैं हाथ पर हाथ धरे इंतजार करने वाली नहीं थी। मैंने वकील रखा, विनीत पुरी, जो बुजुर्ग संरक्षण और पारिवारिक संपत्ति विवादों में माहिर थे। उनकी सलाह साफ थी, मीरा, आपके पास दीवानी केस के पूरे आधार हैं। जो भी लिया गया सब वापस मांगिए, और जो मानसिक और शारीरिक क्षति आपके पति को हुई उसका हर्जाना भी। अभी कंगाल हैं तो क्या, भविष्य में कुछ भी कमाएं, विरासत, नौकरी, संपत्ति सब पर दावा रहेगा। 2 हफ्ते बाद केस फाइल हुआ। वादी मीरा शर्मा, पति अरविंद की ओर से, प्रतिवादी रोहन शर्मा और सिमरन कौर। दावे आर्थिक शोषण, मानसिक पीड़ा, अवैध संरक्षकता हस्तक्षेप, विश्वास भंग, क्षतिपूर्ति, चोरी गई पूरी राशि और अतिरिक्त हर्जाना। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और आरबीआई फ्रॉड सेल से संपर्क किया। रोहन ने अपनी टेक एक्सपर्टीज का झांसा देकर बुजुर्ग रिश्तेदारों और पड़ोसियों को सिल्वर लीफ में निवेश करवाया था। उसकी कॉरपोरेट नौकरी देखकर लोग भरोसा कर लेते थे और उसने उसी भरोसे का खंजर बना दिया। मैंने रेगुलेटर्स और उसकी कंपनी दोनों में औपचारिक शिकायतें दर्ज करवाईं। 1 महीने में रोहन नौकरी से निकाल दिया गया और उद्योग डेटाबेसेस में ब्लैकलिस्ट हो गया। कोई भी कंपनी ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहती था जिस पर बुजुर्ग धोखाधड़ी का आरोप हो। ये बदला नहीं था, ये जरूरी था। आने वाले महीनों में सब धुंधला हो गया। अरविंद का पार्किंसन तेजी से बिगड़ने लगा। तीव्र तनाव गिरावट बढ़ाता है, न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा। वो रोहन के बारे में पूछना कम करते गए, फिर पूरी तरह बंद। ये और भी दर्दनाक था, मानो दिमाग अपने बेटे को मिटाकर खुद को टूटने से बचा रहा हो। मैंने एक फुल टाइम केयरगिवर रख लिया ताकि मैं सुनवाई, कागजी कार्यवाही और मीटिंग संभाल सकूं। बिल बढ़ते गए, अस्पताल, थेरेपी, दवाइयाँ, वकील फीस और वो नया लोन जो हमारे अपने घर पर थोप दिया गया था। हम डूब रहे थे, और जिनकी वजह से डूब रहे थे वे जेल में थे, अपने ट्रायल का इंतजार करते हुए। जनवरी में प्रारंभिक सुनवाई हुई। उस दिन को 5 महीने हो चुके थे जब मैंने अरविंद को उस अंधेरे कमरे से निकाला था। मैंने गवाही दी, कैसे पाया, टैबलेट में क्या देखा, पैसा कहाँ गया। रोहन के वकील ने उसे दूसरा पीड़ित बताने की कोशिश की, सिमरन के दबाव में, आर्थिक तनाव में, भावनात्मक संघर्ष में। जज ने एक झटके में सब नकार दिया। श्री शर्मा, जज ने कहा, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, अच्छी तरह जानते थे कि क्या कर रहे हैं। आपने अपने पिता की बीमारी का लाभ उठाया। ये गलती नहीं, सोची समझी साजिश थी। मामला पूर्ण ट्रायल के लिए भेज दिया गया। तारीख जून तय, पर ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले एक अप्रत्याशित मोड़ आया। सिमरन के वकील ने अभियोजन से समझौता मांगा। वो सारे आरोप स्वीकार कर लेगी और रोहन के खिलाफ पूरी गवाही देगी, बदले में कम सजा। वो अपने ही पति को बचाने के लिए बस के नीचे फेंक रही थी। फिर भी अभियोजक अंजलि सिंह ने मुझे बुलाया। अगर सिमरन गवाही देती है, उन्होंने कहा, तो मामला पूरी तरह एयर टाइट हो जाएगा। उसके बयान और दस्तावेज दोनों मिलकर रोहन को निश्चित रूप से दोषी सिद्ध करेंगे। उसे कितनी सजा होगी? मैंने पूछा। 8 साल, 2/3 के बाद पैरोल संभव, कम से कम 5 साल तो जेल में रहेगी। और रोहन? बिना उसकी गवाही के थोड़ा जोखिम है, लेकिन उसके साथ हम अधिकतम मांगेंगे 12 साल। मैंने अरविंद के बारे में सोचा, जो कभी कभी अब भी पूछते कि रोहन वो नया गेम लाया कि नहीं। सोचा उन 12 दिनों के बारे में, सोचा हमारी जमा पूंजी जो लुट गई, सोचा उस भरोसे के बारे में जो टूट गया। डी ले लीजिए, मैंने कहा। फरवरी में सिमरन ने दोष स्वीकार कर लिया।
उसकी सजा की सुनवाई छोटी थी। उसने पछतावे का एक बयान पढ़ा। स्पष्ट था कि वकील ने लिखा था, जज नहीं पसीजी। सुश्री कौर, जज ने कहा, आपने बुजुर्गों को निशाना बनाने वाली साजिश में भाग लिया, अपने ही ससुर समेत। आपने लाभ को मानवता से ऊपर रखा। अदालत आपको 8 साल की सजा देती है। एक खत्म। जून में रोहन का ट्रायल शुरू हुआ। 3 हफ्ते चला। अभियोजन ने हर चीज प्रस्तुत की। जाली संरक्षकता फॉर्म, सिल्वर लीफ में ट्रांसफर, अरविंद को बंद रखने वाले मैसेज, गोवा के टिकट। उन्होंने स्टोर रूम की तस्वीरें दिखाईं। पतली चादर, खुला बल्ब, कटोरा, दरवाजे पर खरोंचे। जूरी चुप रही, कुछ की आंखें भर आईं। फिर अरविंद को बुलाया गया। मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन। कांपते हुए, उलझे हुए, सरल सवालों में भटकते हुए, रोहन के वकील ने उनकी उलझन का उपयोग कर उनकी गवाही पर सवाल उठाए। लेकिन फिर अभियोजन ने वो वीडियो चलाया जिसमें पुलिस ने कमरे की असली हालत रिकॉर्ड की थी। वो सब कह गया जो अरविंद नहीं कह पा रहे थे। फिर सिमरन ने पूरी गवाही दी। कैसे रोहन ने प्लान बनाया, कानूनों की रिसर्च की, ऐसा नोटरी ढूंढा जो सवाल ना पूछे, और सब कुछ मेरे वाराणसी जाने के आसपास टाइम किया। ये उसकी योजना थी, उसने कहा। उसने कहा कि उसके माता पिता को फर्क नहीं पड़ेगा, हम पैसे लौटा देंगे। मैं उस पर भरोसा कर बैठी। चाहे वो खुद को बचाने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा रही थी, सबूत उसका साथ देते थे। रोहन के सर्च इतिहास में महीने भर की रिसर्च थी। पावर ऑफ अटर्नी इंडिया, कंट्रोल एल्डरली एसेट्स, कंट्रीज विदाउट एक्सट्रेडिशन टू इंडिया। वो पहले से योजना बना चुका था। अंत में रोहन गवाही देने खड़ा हुआ। वो पूरी तरह बिखर गया। कहता रहा कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहता था, कि उसे सिमरन ने गुमराह किया, कि चीजें हाथ से निकल गईं। जिरह में अभियोजक अंजलि सिंह की आवाज चीरती हुई थी, श्री शर्मा, आपने मैसेज किया, वो भूल जाएगा, दरवाजा बंद रखना, एपिसोड में फायदा है। आप अपने पिता की बात कर रहे थे, आप क्या भूलवाना चाहते थे? चुप्पी। आपने उन्हें बिना खाना पानी के छोटे कमरे में बंद रखा। आपने अपने माता पिता की सारी बचत खाली की, घर पर लोन चढ़ाया। आप देश छोड़कर भागने वाले थे और अब कहते हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। रोहन फूट फूट कर रोया। जूरी नहीं पसीजी। 4 घंटे विचार विमर्श के बाद हर आरोप में दोषी। 2 महीने बाद सजा सुनाई गई। मैंने 5 पन्नों का प्रभाव बयान दिया, कैसे ये सब हमने झेला। अरविंद का बयान लिखवाना चाहा पर वो पूरा नहीं कर पाए। उनके न्यूरोलॉजिस्ट का पत्र गया जिसमें लिखा था कि इस आघात ने गिरावट कई गुना बढ़ा दी। जज ने सब पढ़ा, फिर रोहन की ओर देखा। श्री शर्मा, आप सक्षम वयस्क हैं, आपको अपने पिता की नाजुक स्थिति पता थी, आपने इसका उपयोग किया। आपने अपने माता पिता के भरोसे को रौंदा। ये अदालत कोई नरमी नहीं देखती। ठहर कर कहा, रोहन शर्मा, आपको 12 वर्ष की सजा दी जाती है। मैंने सांस छोड़ी। सब खत्म हुआ, पर सच में कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। दीवानी केस 1 महीने बाद निपटा। अदालत ने रोहन और सिमरन दोनों को संयुक्त रूप से पूरी राशि और अतिरिक्त हर्जाला भरने का आदेश दिया। कागजों पर वे हमें जीवन भर का कर्जदार हैं। उनकी भविष्य की कमाई, संपत्ति, विरासत सब पर लियन लगा दिया गया। हकीकत में हमें कभी पूरा नहीं मिलेगा। फौजदारी अदालत ने भी पुनर्भरण का आदेश दिया, फिर भी कागजों पर दर्ज नंबर ही हैं। अपार्टमेंट का नया भारी लोन अब हमारे सिर है। पहली बार दशकों में हमें मासिक ईएमआई भरनी होगी। शायद हम इसे अपने जीवन में कभी पूरा ना कर पाएं। अरविंद की देखभाल महंगी होती जा रही है। बीमा कुछ हिस्सा कवर करता है, पर बहुत कुछ नहीं। हो सकता है कुछ साल बाद मुझे घर बेचना पड़े, उन्हें मेमोरी केयर सुविधा में रखने के लिए। सिमरन अब हरियाणा के महिला सुधार गृह में है। 8 साल बाद पैरोल संभव। रोहन रोहतक के मध्यम सुरक्षा वाली जेल में है। 5 साल बाद पैरोल मांग सकता है। मैंने किसी को भी नहीं देखने गई, ना जाने का इरादा है। मेरे लिए मैं अब मां नहीं हूं। लोग कभी कभी पूछते हैं, क्या मुझे पछतावा है? क्या 12 साल ज्यादा है? क्या ये बात परिवार में सुलझाई जा सकती थी? मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूँ। रोहन ने अपने बीमार पिता को अंधेरे कमरे में बंद रखा, हमारी सारी बचत चुरा ली, उन्हें मरने देने को तैयार था, सिर्फ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। ये सब पूर्व नियोजन के साथ किया। 12 साल सख्त नहीं है, ये दया है। अरविंद अब नहीं समझ पाते कि रोहन कहाँ है। कभी कभी पूछते हैं तो कह देती हूँ कि वो विदेश में काम कर रहा है।
उनके टूटते दिमाग को सच्चाई भुगताने का कोई मतलब नहीं। पिछले महीने अरविंद ने पहली बार मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने मेरी ओर देखा ध्यान से और पूछा, आप कौन हैं? आप मेरे घर में क्यों हैं? 1 घंटे में पहचान लौटी, पर मैं समझ गई आखिरी चरण शुरू हो गया है। मैं सोचती हूँ रोहन ने सिर्फ हमारा पैसा नहीं छीना, वो समय भी छीना जो हमारे पास था। वो समय जब हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, शांत कोमल साथ। पर उन दिनों को उसने डर और तन्हाई में बदल दिया। पैसा फिर कमाया जा सकता है, घर फिर खरीदा जा सकता है, पर वे 12 दिन और उसके बाद के सारे दिन जो तनाव और भय में खो गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं वही निर्णय दोबारा भी लेती। न्याय बदला नहीं, न्याय जिम्मेदारी है। ये दुनिया को बताना है कि कुछ सीमाएं होती हैं जिनका उल्लंघन माफी से नहीं मिटता। मेरा बेटा ये बात सजा से सीखेगा। उम्मीद है जो भी ये कहानी सुने बिना सजा के सीखे। अपने परिवार का भरोसा पवित्र होता है, उसे तोड़ो, परिणाम तुम्हें भी तोड़ देते हैं। जहां तक अरविंद और मेरा सवाल है, हम आज भी साथ हैं, लड़ते हुए, टिके हुए। ये उससे कहीं ज्यादा है जितना रोहन ने हमारे लिए चाहा था, और उससे कहीं ज्यादा है जितना उसे अगले 12 साल मिल पाएगा। और शायद यही असली न्याय है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर या कहीं और से। और हाँ, अगर आप ऐसी और जिंदा सच्ची लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर दिल कहे तो सुपर थैंक्स या थैंक्स बटन दबाकर सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाती रहूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज की कहानी ने आपको कहाँ छुआ। स्क्रीन पर आपको मेरी 2 और कहानियां दिख रही हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली लाइफ स्टोरी में ढेर सारे प्यार और इज्जत के साथ।